की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है, मोहतरमा नवाब जहां बेगम। नज़्म करना सीख ले तू, सबके दिल पर दस्तखत, ये तेरा दस्ते हुनर दस्ते हिना हो जाएगा। कला वो नहीं जो कागज़ पर कुछ उकेरी जाए, बल्कि कला तो वो है कि आपके दिल को मोह ले। इल्म खत्ताती भी वही फ़न है जिसमें फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा कागज़ पर ज़रूर करता है, लेकिन जब ये मुकम्मल होता है तब जाकर ये अपने आप में एक खूबसूरत दास्तां बनकर ज़माने तक लोगों के दिलो दिमाग में पैबस्त रहता है। एक अच्छी और शाही ख़ानदान की बेटी नवाब जहां बेगम ने भी अपने हुनर को पहचाना और समाज के सामने खुद को नज़ीर बनाकर पेश किया। बेगम जहां को अल्लाह ने क्या खूब हुनर से नवाजा है कि जब भी ब्रश अपनी उंगलियों पर पकड़ती हैं ऐसी नायाब चीज़ें बना डालती हैं जिसे देखकर लोग आफरी आफरी कहने पर मजबूर हो जाते हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर नवाब जहां के फ़न को न सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्हें कई इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है। सच्ची लगन और मेहनत इंसान को कामयाबी की दहलीज पर ले आती है। वही कहानी जो नवाब जहां ने ज़माने के सामने पेश की है। आइए जानते हैं बेगम नवाब जहां से उनकी कामयाबी के राज। थैंक यू सो मच मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो का पार्ट बनी। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ अपना टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आई। नवाब जहां जी, आपको सब इस तरह से जानते हैं कि आप एक मशहूर भारत की जो है एक आर्टिस्ट हैं और बहुत फेमस कैलीग्राफर हैं, जिन्होंने सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30 लैंग्वेजेस में कैलीग्राफी की है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एक टाइम होता है बचपन में जब एक इंसान ये डेवलप करता है अपने आप में कि मुझ में एक आर्टिस्ट है, फिर वहाँ से एक सफ़र आपका शुरू होता है और आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाती हैं। उस सफ़र के बारे में ज़रा बताएं। जी, मुझे पेंटिंग करने का शौक़ तो बचपन से था जी। जब मैं 3 साल की थी मैं तब से पेंटिंग करते हुए आ रही हूँ। तो ये शौक़ धीरे धीरे मेरे पैशन में बना और ये पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इतना सफ़र था, इसमें करीब करीब कितने साल हो गए आपको इन द फील्ड ऑफ आर्ट? जी, प्रोफेशनली मुझे वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो चुके हैं। जी। एंड मैंने 2019 में जब MA कंप्लीट किया ड्राइंग एंड पेंटिंग में, बस उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। और नेशनल और ज़ाहिर इंटरनेशनल फॉर्म्स में आपने बहुत सारे एग्जीबिशंस का आप हिस्सा बनी हैं, तो हमें ज़रा ये बताएं कि सबसे पहला जो आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो कौन सा था और किस तरह से वो हुआ? जी, सबसे पहले जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो हुआ 2019 में। जब मैंने फ़रारी कार की पेंटिंग बनाई एंड वो पेंटिंग बना के मैंने जब इंस्टाग्राम पे अपलोड करी और फ़रारी वर्ल्ड को टैग किया, फ़रारी वर्ल्ड अबू धाबी, तो उनको मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आप जब भी दुबई आएँ तो ये पेंटिंग हमें ज़रूर गिफ्ट करें। एंड फिर मेरा दुबई जाना हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई गई, उन्होंने मेरा वेलकम किया। वहाँ की जो हेड मैनेजर थी मिस क्लेयर, वो आई मुझे रिसीव करने एंड उन्होंने वो पेंटिंग अपनी टीम को दी और आज भी वो पेंटिंग वहाँ डिस्प्लेड है फ़रारी वर्ल्ड अबू धाबी में। फ़रारी वर्ल्ड अबू धाबी। एंड उन्होंने मुझे वहाँ की फ्री एंट्री दे के रखी है। वाह, इतने सारे मतलब आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में क्या कहें, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत एक और बात भी है कि आपने एक गोल्ड
जो है रियल गोल्ड से एक पेंटिंग बनाई थी, है ना? तो वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ट्राइबल जो आर्ट फॉर्म है मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड है। उसमें आपने जो है नॉर्मल एक एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम पेंटिंग के लिए एक नाइफ़ यूज़ करते हैं, आपने वो नहीं बल्कि अपने किचन नाइफ़ का इस्तेमाल किया। जी, तो इन बिल्कुल। दोनों चीज़ों के बारे में बताएं कि रियल गोल्ड का ख्याल और फिर वो किचन नाइफ़, इसको आपने कैसे रिलेट किया, क्या ख्याल था उसके पीछे? जो एक क्रिएटिव माइंड होता है वो जी। हर चीज़ में आर्ट ढूंढ रहा होता है। एब्सोल्युटली। तो क्रिएट करते करते मुझे हम्म। कट करते करते जब मुझे ये लगा कि इससे जब मैं पेंटिंग करूँगी, ये जो मैं नाइफ़ से आज कट कर रही हूँ, इससे अगर मैं पेंटिंग करूँ तो उसके जो टेक्सचर आएंगे कैनवस पे जी। वो कैसे रहेंगे। ओके। एंड जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो वो जो टेक्सचर आए कैनवस पे नाइफ़ का यूज़ करके वो इतने खूबसूरत आए, मुझे इतने पसंद आए जी। कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ही पेंटिंग करना शुरू कर दूँ। क्या बात है। और फिर रियल गोल्ड का ख़्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि जैसे कि जो इंडियन वुमेन हैं, जी। अक्सर उनमें गोल्ड बहुत पसंद किया जी, जाता है। एंड वर्ल्ड का एक रेशियो है कि 17% कुछ गोल्ड इंडियन वुमेन के पास है। क्या बात है। तो जिस तरीके से हर औरत को गोल्ड का गोल्ड शौक का होता शौक है, होता है। वैसे मुझे वो शौक था। और जी। एक और चीज़ थी कि सिंस मैं भोपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती जी। हूँ, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते थे कि हमारे ज़माने में सोने के फर्नीचर होते थे, चांदी के जी। फर्नीचर होते थे, उनके ऊपर गोल्ड का पेंट किया जाता था। एंड बहुत से आपने देखा होगा कि आज भी जी। काफ़ी सारे कपड़ों पे गोल्ड की जरदोज़ी, रियल गोल्ड का वर्क होती किया है, जाता है। बेशक। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया मेरे माइंड में आया। ओके। तो मैंने सोचा कि एक न्यू टेक्निक, किचन नाइफ एंड एक पुरानी हेरिटेज गोल्ड, उसको बिल्कुल। यूज़ करके अगर कोई चीज़ क्रिएट की जाए तो वो कैसी होगी। बिल्कुल, ये तो एपिक एक क्रिएशन है आपका, बिल्कुल एक हिस्ट्रिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि ये किसी ने नहीं किया है। हाँ जी। और इसकी वजह से आपको जो है हार्वर्ड वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपको जी। एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपको जब आपको पता चला कि इट्स दैट बिल्कुल बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था मेरा, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। जी। बट एज़ यूजुअल सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। जब मैंने वो पेंटिंग अपना आइडिया शेयर किया तो उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया ओके। कि दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, आप इसको अपने नाम पे एंटाइटल करा सकते हैं, Wow. ताकि दुनिया में सब लोग याद रखें कि किचन नाइफ और रियल गोल्ड को गोल्ड का। जो इस्तेमाल करके पहली पेंटिंग बनाई थी वो नवाब जहाँ ने बनाई थी। क्या बात है। अगर लोग फ़र्ज़ करें कि क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हम कहें हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। तो फॉर्मल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उस पर कोई बहस ही नहीं है, लेकिन ये कहना कि कोई शौक़ आप कंटिन्यू ना करें या इसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते, वो एक कहीं ना कहीं एक हमारी सोच की कमी नज़र आती है। उसके बारे में ज़रा बताया। जी बिल्कुल, एज़ मैंने कहा कि मैंने खुद नहीं सोचा था जी। कि इस पैशन को कभी मैं प्रोफेशन बना सकूँगी, बिकॉज़ हमारे फैमिली में जी। एंड हर जगह वुमेन की एजुकेशन को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल। एंड देनी भी चाहिए। सही। तो जैसे मैंने अपना बीए कंप्लीट किया एंड साथ में एक्स्ट्रा और भी कोर्सेज़ किए, तब मैंने फ़र्स्ट पेंटिंग बनाई प्रोफेशनल स्टाइल की। और फिर उसको मैंने सबको जब शो किया तो लोगों ने बोला कि तुम तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल वर्क करती हो एंड हम ऐसी पेंटिंग अपने घर पे लगाना चाहेंगे। ओके। एंड फिर वो पेंटिंग मैंने और बनानी शुरू करी और मैंने उसको शेयर किया। फिर उसके बाद वो मेरी पेंटिंग्स भोपाल एयरपोर्ट पे लगी। जी। और जब भोपाल एयरपोर्ट पे मेरी पेंटिंग्स सेल होना स्टार्ट हो गई, मैं जितनी पेंटिंग्स लगाऊं एंड वो सब सेल हो जाएं, तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पैशन नहीं है, ये एक प्रोफेशन भी बन सकता है। तो अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी आप में कोई भी टैलेंट हो, किसी भी किस्म का जज्बा हो, उसको अगर आप कंटिन्यू करें एंड उसमें इतनी मेहनत करें कि आप अपना बेस्ट देने लगें, तो फिर कामयाबी अपने आप आती है। बहुत वो अपने आप पैशन से प्रोफेशन कब बन जाता है आपको पता नहीं चलता। उसके लिए बेसिकली वो टारगेट ओरिएंटेड होना ज़रूरी नहीं है कि इसको प्रोफेशन बनाना है। मेहनत का, हौसले का, इन सब चीज़ों का काम है ना, कि जो उसको फाइनल जो उसको प्रोडक्ट है निखारने में उसको काम आती है। बिल्कुल। और G20 समिट में भी आपने आई थिंक 19 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19-20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपने एक थीम पे स्टार्ट किया था। जी।
और वो कब और किस तरह से वो हुआ? जी, वो थीम क्या थी? उसकी थीम ये थी क्योंकि जो G20 समिट हुआ था जी। उसमें 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था Absolutely. एंड वो जो समिट हुआ था उसका इस बार का टॉपिक था टू सेव एनवायरनमेंट। ओके। तो एनवायरनमेंट डे पे G20 समिट के लिए मैंने वो ख़ास पेंटिंग बनाई थी एंड उसमें मैंने 20 कंट्री की लैंग्वेजेस में सेव एनवायरनमेंट लिखा था। वाओ। तो जो देख के जैसे चाइनीज़, जापानीज़ एंड इंडोनेशियन एंड ऑब्वियसली हिंदी, या तो इन सब लैंग्वेजेस को यूज़ करके मैंने कैलीग्राफी स्टाइल में अर्थ क्रिएट की थी वाओ। एंड वो काफ़ी सारी लोगों को अच्छी लगी थी, जो भोपाल एयरपोर्ट पे भी डिस्प्ले हुई थी। क्या बात है। और वैसे अगर हम जानना चाहें तो आप कितनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं अपार्ट फ्रॉम आर्ट? जी, लैंग्वेजेस तो मैं 3 से 4 बोल सकती Okay. हूँ एंड अभी मैं कुछ लैंग्वेजेस सीख रही हूँ। जी। वो पता चला कि आपको लैंग्वेज इंटरेस्ट तो जी, ज़रूर होगा, बिल्कुल। है ना? एंड कैलीग्राफी मैं मोर देन 30 लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ। वाओ, मोर देन 30 इज़ लाइक द रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, क्योंकि अमूमन ये होता है कि 2 to 3 लैंग्वेजेस हम देखते हैं और वो भी मुश्किल काम है। जब आप 30 कहती हैं तो उसका तो फिर एक अलग ही उसकी बात ही अलग होती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप कभी भी अपने पैशन को कैजुअली ना लें, है ना? बिल्कुल। तो हमारी जो दर्शक, हमारे जो आज के बच्चे, आज की नस्ल सुन रही है, वो भी आपसे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में आजकल लॉस्ट रहते हैं। सोशल मीडिया के बारे में भी कुछ देर पहले हमने बात की, उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ ज़ाहिर है हर तरह से है। लेकिन आज ये बात बहुत ज़्यादा उठ के आती है, ख़ासकर जॉब्स के हवाले से, कि AI कैन रिप्लेस योर जॉब्स एंड देयर इज़ अ फोबिया गोइंग ऑन। इसका रोल आर्ट के साथ किस तरह का है? आप इसको किस तरह से जोड़ती है? हाउ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इट कैन बी? जी, बिल्कुल, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करें जी तो उसका पॉजिटिव आउटकम निकलेगा जी। एंड हम नेगेटिव यूज़ करें तो उसका नेगेटिव आउटकम निकलेगा। बिल्कुल। तो एज एन आर्टिस्ट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि AI कभी आर्टिस्ट और क्रिएटिव माइंड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्सेलेंट। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जी। AI कभी मेकअप आर्टिस्ट को रिमूव नहीं कर सकता, किसी साइंटिस्ट की जॉब नहीं ले सकता, या किसी भी ऐसे इंसान की, क्योंकि इंसान का नेचर है सोचना, जी। आइडियाज़ क्रिएट करना, जी। जो पर्सनल खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं। बिल्कुल। AI तो कुछ भी हो, आर्टिफिशियल ही है, इट कैन जी। नेवर बी ओरिजिनल। सही बात है। सो AI कभी भी किसी की भी क्रिएटिव जॉब, ओरिजिनल जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट येस, आप AI से उसके अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि AI मेरे लिए खाना बनाए ताकि मैं सुकून से बैठ के पेंटिंग कर सकूँ। जी जी, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सब हम AI के ज़रिए ही चाहते रहेंगे लेकिन वो भी शायद पता नहीं कब हो ना हो। लेकिन आपने आर्ट के हवाले से जो बात की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आज एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, और उसमें लोग इमेजेस को जो है चेंज करते हैं, वीडियोस को बहुत ज़्यादा जो है एडिटिंग किया जा सकता है ना। दैट इज़ समहाउ, जैसे आपने खुद कहा कि अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें तो फिर उसका पॉजिटिव अच्छा इम्पैक्ट ही आएगा। लेकिन ऑथेंटिसिटी के बारे में अगर हम बात करें एक आर्टिस्ट की, कॉपीराइट के मसले होते हैं जी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से एक डिजिटल वर्जन में पेश कर दिया जाता है, उसके बारे में ज़रा बताएं, ताकि हमारी जो आवाम है, आज एक ग्रोइंग आर्टिस्ट जो है, जो कल को एक प्रोफेशनल हो जाएं फ़र्ज़ करें, तो वो भी इन चीज़ों से वाकिफ़ रहे, क्योंकि आपने एक आला मकाम हासिल किया है। तो आपकी ज़ुबानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगी कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करें? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप वाटरमार्क लगाएं। जी। जब भी आप सोशल मीडिया पे या किसी को भी अपनी पेंटिंग की फ़ोटोज़ सेंड करते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी आर्ट सेंड करते हैं, तो उसमें अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि किसी भी तरीके से कोई उसका मिसयूज़ ना करे। एंड जब आप उसमें अपना नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंसान जहाँ अगर यूज़ करेगा भी तो आपका नाम दिखेगा। फिर उसके बाद आप उस पर कॉपीराइट के क्लेम्स कर सकते हैं एंड इस चीज़ में आप प्रोफेशनल लॉयर की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आई थिंक सिर्फ ये कर देना ज़रूरी नहीं कि हमने जो है एक आर्ट को अपनी या क्रिएटिव सोच को जो है अंजाम दिया, फिर उसको प्रोटेक्ट करना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये है। और ये भी बताएगा कि इतने सारे आपके एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर एयरपोर्ट पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि
वहाँ पे भी आपकी पेंटिंग्स लगी है, वहाँ पे सेल हुआ। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में तो है ही है, और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, सऊदी अरबिया, फिर आपका हो गया दुबई और अबू धाबी, हर जगह आपके आर्ट जो है वो परचेज़ किए जाते हैं। और इतने सारे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा ज़्यादा खूबसूरत एग्जीबिशन या एक्सपीरियंस रहा जिससे आपने कुछ नया सीखा, आपको ऐसा लगे? जी, सबसे पहले जो मेरी फरारी वर्ल्ड वाली शुरुआत थी, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी। जी। बिकॉज़ जब मैं अपनी पेंटिंग लेके जा रही थी, तो कम से कम 100-200 लोगों की भीड़ ने मुझे घेर लिया था। ओके। क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये पेंटिंग है। जी। और जैसे-जैसे वो खबर फैलती जा रही थी, लोग इकट्ठा होते जा रहे थे एंड मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एंड ये पूछ रहे थे कि ये पेंटिंग है या ये फ़ोटो है? यकीन तो नहीं हो रहा था। वो जो मेरा एक्साइटमेंट था, जी। वो जो मेरी खुशी थी, वो जो मुझे अप्रिसिएशन मिला, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ज़ाहिर एंड सी दूसरी चीज़ जो मुझे उस टाइम सीखने को मिली, बात। कि जब लोग मेरी पेंटिंग की तारीफ़ कर रहे थे, तो मुझसे पूछ रहे थे, आप कहाँ से हैं? ओके। और जब मैं ये बोल रही थी कि मैं इंडिया इंडिया से से हैं। हूँ, तो वो जो प्राउड मोमेंट था, वाओ! बिल्कुल। उसकी बात अलग थी। तब से बिल्कुल। मैंने ये गोल बना लिया कि अब मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल क्या प्लेटफॉर्म बात में। है। और ज़ाहिर सी बात है, आप भारत की शान हैं। और वाक़ई हमारी खुशनसीबी है कि आज आपसे इतनी सारी गुफ्तगू हो रही है, इतनी अच्छी, क्योंकि आर्ट, कल्चर, सोसाइटी में लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत मुझे लगता है कि जितनी बातें हो रही है ठीक है, लेकिन फिर भी कम है। तो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को जो है एक पॉजिटिवली प्रोपेगेट कर सकें, उतना लोगों को उससे फ़ायदा होगा। और ये हम जानते हैं कि एक अनफॉर्चुनेटली एक दायरा है कहीं ना कहीं आज भी, आर्ट फॉर्म्स के हवाले से हो या जॉब्स के हवाले से, आप देखें कि ख़वातीन को अक्सर काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री। आपकी नज़र में कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो वुमेन फेस करती हैं पर्टिकुलरली, चाहे वो आर्ट के डोमेन से हो या कुछ? जी, सबसे पहली बात तो जो एक फ़ीमेल आर्टिस्ट को फ़ेस करना पड़ता है, जी। वो है ट्रैवल करना। हम अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, जी। हमें कोई चाहिए, उस टाइम कोई अवेलेबल हो। जी। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो हमारे कल्चर में आती है और जो अच्छी चीज़ भी है, जी। कि हमको पहले बड़ों की इजाज़त चाहिए। जी। एंड उसमें अगर आप नसीब वाले हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, जी। तो आपकी फैमिली अलाउ करेगी एंड आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। जी। बट अगर इन केस आपके प्रोफेशन को या आपके पैशन को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता एंड जी। आप पे पाबंदी लगा दिया जाती हैं जी। कि आप यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप मीडिया में नहीं आ सकते, तो वो जो सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लेडीज़ को, वो काफ़ी मुश्किल हो जाती वो हैं। एक रुकावट सी बन जाती है। जी, जी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जो बहुत टैलेंटेड लोग थे, अनफॉर्चुनेटली वो इन्हीं कुछ वजहों की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाए। और ये भी होता है ना कि आप जैसे कि इतना एस्टेब्लिश्ड है माशाल्लाह से, तो कितने आप कोचिंग की तरफ सोचती हैं या कोई फ्यूचर ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा हो कि आई वांट टू टीच स्टूडेंट्स? जी, बिल्कुल। मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, Okay. जो मैं फ्री वर्कशॉप्स करती हूँ Okay. एंड लेडीज़ के लिए स्पेशली, बिकॉज़ उनको पर्दे का लिहाज जी, रखना पड़ता है जी। एंड उनको मेल कई बार अलाउड नहीं होते बिल्कुल। इंस्ट्रक्ट करने के लिए। Absolutely. एंड मुझे कई जगह इनवाइट किया जाता है कि आप वर्कशॉप करें, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप करती हूँ लेडीज़ के लिए। ओके, तो बहुत एंड खूबसूरत है। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेजेस में मुझे इनवाइट किया जाता है, जी। तो मुझे अच्छा लगता है कि फ्यूचर जनरेशन भी मुझसे इंस्पायर हो बिल्कुल। एंड उनमें शायद मुझे देख के कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ समझ आए कि नहीं, एक पैशन भी प्रोफेशन बन सकता है। बिल्कुल। और एक और आर्टिस्ट अगर बन जाए जी। तो फिर क्या बात है। बिल्कुल, वो एक कामयाबी ही एक तरह से, अगर आपकी आर्ट एक लेगेसी की तरह होती है बेसिकली, कि जो आप छोड़ के जाते हैं वहाँ से अगर कोई कुछ बेहतर बन जाए, सीख जाए, अपने आप को बना ले, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और ब्लेसिंग क्या हो सकती है। एक कोट चार्ल्स हॉटन का ये है कि यू नेवर फेल एज एन आर्टिस्ट, और आप आर्टिस्ट होना ही अपने आप में एक कामयाबी है। वो तो हम आपकी शक्ल में आज देख रहे हैं। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगी हमारे आवाम को कि वो किस तरह से जो है अपने पैशन को फॉलो करे, सीरियस रहे, और कहीं ना कहीं
कौन सी इस तरह के एलिमेंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका अमूमन हम ध्यान नहीं रखते, जैसे पेशेंस हो गया, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, टाइम, डेडिकेशन, उसके बारे में ज़रा बताएं कि आपने कितना कहाँ क्या इन्वेस्ट किया जिससे आप आज इस मुकाम पे पहुंची हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आज की जो जनरेशन है उनमें ट्रेंड बनने का बहुत शौक चढ़ गया है जी, और जो ट्रेंड है वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले तो आप एक लेजेंड बनने की डायरेक्शन में जाएं, जी, उस पर मेहनत करें, उस पर पेशेंस दें और ट्रेंड बनने की जगह लेजेंड बनना पसंद करें। क्या बात है। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, लेजेंड बनने पे ध्यान देंगे, एक चीज़ में लग के काम करेंगे, तो आप खुद ब खुद कामयाब होंगे। सही बात है, बहुत खूबसूरत आपने ये एडवाइस शेयर की है हमारे आवाम के साथ। और ये भी बताइएगा कि जैसे मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसमें अब अगर हम सिर्फ कैलीग्राफी के हवाले से बात करें तो कैलीग्राफी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें नास्तलिक सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक फ्लूइड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो उस पे आपने कितना ज़्यादा काम किया और उसकी क्या खूबसूरती होती है, चाहे वो अरबिक में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, क्योंकि ये बहुत लोग आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, दे ट्राई टू स्टार्ट विथ कैलीग्राफी, और वो उसको भी हम एक कंप्लीट आर्ट कंसिडर कर सकते हैं? इसके बारे में ज़रा बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, कैलीग्राफी जो है अपने आप में एक मुकम्मल आर्ट है जी, बिकॉज़ उसकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती है। बट अफसोस की बात कहीं ना कहीं ये है कि इंडिया में कैलीग्राफी की इतनी ज़्यादा क्लासेस मौजूद नहीं हैं। तो मैंने पर्सनली कैलीग्राफी की कोई टीचिंग नहीं ली, कोई किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं की। बट ऑब्वियसली जब मैं एमए कर रही थी ड्राइंग एंड पेंटिंग में, तब मेरे प्रोफेसर्स ने एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। एंड उसमें काफ़ी हैंड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाथ स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज कैलीग्राफिस्ट एंड कैलीग्राफी आर्टिस्ट, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। कि जब आप कहते हैं कैलीग्राफिस्ट तो वो सिर्फ कैलीग्राफी कर सकते हैं, और जब आप कहते हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट तो वो कैलीग्राफी के साथ साथ आर्टिस्ट भी, आर्ट के अदर फॉर्म भी प्रैक्टिस करते हैं। ये एक नई बात थी, इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आपको क्या लगता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो कि नो दिस इज़ समथिंग आई हैव डन, या एक पछतावा या कोई चीज़ जो नामुकम्मल रही जिसको आप कंप्लीट करना चाहेंगी आगे? जी, मुझे एक चीज़ का रिग्रेट है कहीं ना कहीं कि मैंने अपनी हेल्थ पे या अपनी स्लीप पे जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। बड़े बोलते रहे कि आप टाइम पे सोएं, ये करें, वो करें, एंड कई बार हमारी जनरेशन उस चीज़ को लाइटली लेती है। जी, सही बात। तो एक थोड़ा सा रिग्रेट है मुझे कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए काम करना चाहिए था। जी, बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपना प्रोफेशन इतने अच्छे से कर रही हूँ एंड मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो नो रिग्रेट्स। दैट्स सो नाइस। इतनी खुशी है, और इंसान का मुतमईन होना ज़िंदगी में सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो कहते हैं ना कि खुशी और गम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुतमईन आप तभी हो सकते हैं जब आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी हो। और पैशन को प्रोफेशन बनाने में वाकई आप एक जीती जागती मिसाल है हम सब के लिए। आज आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें शेयर की, इतने सारे आइडियाज़ शेयर किए, आर्ट के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें वाकिफ़ कराया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नवाब जहाँ, ये भी बताएं कि आपके दिल में कोई भी इस तरह का पैगाम है जो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आज की जनरेशन से ये बोलना चाहूँगी कि आप लेजेंड बनने पे ध्यान दें, ट्रेंड बनने पे ध्यान नहीं दें। बिकॉज़ आज से 6 महीने पहले क्या ट्रेंड में था, कौन ट्रेंड में था, कोई याद नहीं रखेगा। मगर अब आज भी एम.एफ. हुसैन का नाम और मोहम्मद रफ़ी का नाम एंड काफ़ी सारे ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं जैसे एस.एच. रज़ा, पाब्लो पिकासो, इनके नाम आज भी याद रखे जाएंगे। मगर पिछले महीने कौन ट्रेंड में था, क्या ट्रेंडिंग चल रहा था, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आज ट्रेंड में हैं, कल लोग आपको भूल जाएंगे, चाहे आप कुछ भी करें। मगर अपने पैशन पे ध्यान दें, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं, उसको पेशेंस से फॉलो करें और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। नवाब जहाँ, हमें ये भी बताएं कि आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स अब क्या हैं? जी, मेरे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि मैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करूं जी,
एंड हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लिटरेचर है, हमारा जो आर्ट है, उसको पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मैं अपने एग्जीबिशंस करूँ। जैसे कि नेक्स्ट मेरा एग्जीबिशन होने वाला है जर्मनी में, एंड फिर उसके बाद है मेरा एग्जीबिशन पेरिस में, देन 2026 में मेरा एग्जीबिशन रहेगा दुबई एंड ओमान में। तो बस इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिलता जाए, लोग मेरे आर्ट को पसंद करते जाएं और मैं अपनी पेंटिंग्स अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्प्ले करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूं। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कल्चर एंड इसको अप्रिशिएट करते हुए मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया के सारे लोग इसको देखें, इसको अप्रिशिएट करें एंड उनकी कहीं ना कहीं ये मर्ज़ी हो कि वो इंडिया आके भी देखें। क्या बात है। क्योंकि एक बार मैंने जब न्यूयॉर्क में अपनी पेंटिंग डिस्प्ले की थी तो वहाँ के आर्टिस्ट्स को और जो देखने आए थे आर्ट लवर्स को मेरी पेंटिंग्स इतनी अच्छी लगी थी कि फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया आए जी, एंड वो इंस्पायर हुए कि उनको इंडिया आके वो सब चीज़ें लाइव देखनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनविटेशन टू द कंट्री भी हो जाती है, क्योंकि इंसान मुतासिर होता है कि अगर कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो और जैसे आर्ट में भी कोई आम चीज़ें नहीं करी हुई, आपने एवरीथिंग, आपने जो है बहुत अलग सा, बहुत मुख्तलिफ सा आपने एक्सपेरिमेंट किया है और जिसका बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट हम सबके सामने है। जो सारे आर्ट आपके वायरल है, हर जगह है सोशल मीडिया पे। और कोई भी इस तरह की चीज़ आप कहना चाहेंगे कि ये बस लाइफ का एक हासिल है, अब मुझे ये अचीव करना ही है अपार्ट फ्रॉम आर्ट? देखिए, मेरा ये मतलब है कि ज़िंदगी का कि मुझे आई बिलीव इन कर्मा जी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि मैं जो करूँगी कल को मुझे वही वापस मिलना है एंड इनफैक्ट 10 टाइम्स ज़्यादा ही वापस मिलना है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आर्ट, क्योंकि मेरी फील्ड है, मेरा मीडियम है, मैं आर्ट के ज़रिए पॉजिटिविटी फैलाऊँ दुनिया में। बिकॉज़ मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी पेंटिंग्स बनाती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि वो पेंटिंग्स जब लोग अपने घर में लगाएं तो उनको इतनी पॉजिटिविटी फ़ील हो, इतना अच्छा फ़ील हो कि वो मुझे हमेशा याद रखें। तो बस मेरा अब गोल यही बन चुका है कि मुझे बेस्ट वर्क देना है, बेस्ट करना है और दुनिया में अपना नाम बनाना है, अच्छा काम करते हुए, लोगों के लिए अच्छा करते हुए। क्या बात है। और मेरा एक और ये चीज़ मानना है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चैरिटी होती है किसी को खाना खिलाना। सही। तो पेंटिंग से हटके अगर मुझे दूसरी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो लोगों को खाना खिलाना। खिदमत खल्क की तरफ भी आपका रुझान दिखाई देता है। बिल्कुल। एंड मैंने ये डिसाइड करके रखा है कि मेरी जो प्रॉफिट रहता है पेंटिंग का, उसका कुछ अमाउंट मैं पर्सनली जाके लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ और मुझे उसमें सुकून मिलता है। ये मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करती हूँ। बिल्कुल, ये एक नेकी है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि यहाँ भी मुझे सुकून मिल रहा है और इसके बाद भी ऊपर भी मुझे सुकून मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें शेयर करी और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि हम ये गुफ्तगू ख़त्म करें, लेकिन वक्त की पाबंदी की वजह से आज जो है इस शो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले जितने एग्जीबिशंस हैं और आपके लाइफ में आपके जितने सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का आपने जो अभी बताया, उसमें आप हमेशा कामयाब व कामरान रहे, हमारी तहे दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई एम सो ग्लैड मैं इस शो का पार्ट बनी। थैंक यू। इसी जुस्तजू व तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, ये एपिसोड आज आप देख सकेंगे यूट्यूब डीडी उर्दू चैनल पे और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।